नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा वर्ष 2023 के लिए जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म जारी किए गए हैं। तो इस संबंध में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। और साथ में फॉर्म भरने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे एलिजिबिलिटी। कई सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया था कि अभी हम बीए 6 सेमेस्टर में हैं, हम एमएससी कर रहे हैं, तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं, या हमने इतने साल पहले अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या अर्हता होगी, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। साथ में सिलेबस में चर्चा करेंगे कि किस किस विषय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ रिजर्वेशन और अधिमान्य अंक मतलब जो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एनसीसी, एनएसएस या फिर स्काउट की होती है या फिर खेल से संबंधित होते हैं, तो उसके भी आपको अंक मिलते हैं। तो वो कितने मिलते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ में किसी के पेरेंट्स आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको अधिमान्य अंक मिलते हैं। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर गवर्नमेंट सीट निकालनी है या फिर सेमी गवर्नमेंट के लिए आपको न्यूनतम कितने मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। मैंने खुद वर्ष 2020 में कुमाऊं विश्वविद्यालय से ही मैंने बीएड किया हुआ है, ठीक है। एसएचए कैंपस अल्मोड़ा सरकारी सीट से मैंने बीएड करा हुआ है। तो इस संबंध में मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, तो थोड़ा बहुत जो भी जानकारी है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए इस संबंध में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा प्रोस्पेक्टस जारी हुआ है। तो ये जो आपका फॉर्म है ये सत्र 2023-25 के लिए है, ठीक है। सबसे पहले इसमें बात आती है एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी जो फॉर्म फीस है वो है 1310 रुपये, ठीक है। ये सभी वर्गों के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी से संबंधित हो या फिर कैटेगरी या SC ST OBC EWS, तो वो सब के लिए 1310 रुपये ही है, ठीक है। और इसके बाद अब बात करते हैं हम आवेदन पत्र भरने की। स्टार्टिंग डेट 22 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम डेट है 20 जुलाई को, ठीक है। हमेशा इस प्रकार से अंतिम डेट दे दी जाती है, लेकिन हमेशा अगर हम पुराने विश्वविद्यालय की हम कार्यप्रणाली को देखें तो ये अंतिम तिथि जो है ये आगे और बढ़ेगी, ठीक है। और इसमें दिया गया है प्रवेश परीक्षा की तिथि 30 जुलाई को, ठीक है। फिलहाल आप 30 जुलाई को मानकर ही अपनी प्रिपरेशन करें, लेकिन जहाँ तक संभव है ये डेट भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये आगे एक्सटेंड होते रहता है, तो फिलहाल आप 30 जुलाई को ही मान के चलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया था कि क्या ये बीएड 1 साल के लिए होगा। तो ये बीएड 1 साल के लिए नहीं होगा, ये बीएड है 2 साल के लिए, ठीक है। अवधि इसमें 2 वर्ष होगी, यहाँ दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम प्रवेश परीक्षा हेतु अर्हता, आपकी पात्रता, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो जिन विद्यार्थियों ने अपना जो ग्रेजुएशन है, चाहे वो बीए, बीएससी या फिर कॉमर्स से संबंधित हो, बीकॉम से संबंधित हो, तो आपको कम से कम अगर जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं तो 50% आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 49.99 भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको 50+ ही होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वो कहेंगे कि हमारी तो 50% से कम थी, लेकिन अगर आपने पीजी किया हुआ है और अगर आपने पीजी में आपके 50% हैं तो आप पीजी के बेसिस पर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं, जैसे अनुसूचित जाति, SC ST या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इससे संबंधित हैं, तो आपके कम से कम ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो 45% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया भी गया है कि 44.99 भी मान्य नहीं होगा। और इसके बाद अगर किसी विद्यार्थी ने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जिनमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, तो ऐसे विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कम से कम 55% इसमें होनी चाहिए, ठीक है। और जो कैटेगरी से संबंधित हैं आरक्षण वाले, उनकी 50%, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन 5th सेमेस्टर या फिर 3rd ईयर या फिर 6th सेमेस्टर या फिर पीजी वाले, अगर वो 4th सेमेस्टर में हैं या फिर 2nd ईयर में हैं, जिस प्रकार से भी आपकी सेमेस्टर या ईयर चलता है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आप लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हैं तो वो क्या करेंगे, तो आप इस फॉर्म को अपीयरिंग के बेसिस पर भर सकते हैं, ठीक है। और जब आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग आपकी
अगर एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो जाता है तो काउंसलिंग आपकी सितंबर या अक्टूबर तक होगी, तब तक रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। और उस समय आपके रिज़ल्ट में आपकी जो परसेंटेज है, अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं तो 50% प्लस होनी चाहिए, और आरक्षण वाले हैं तो 45 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं, कई स्टूडेंट्स का ये भी मैसेज आता है कि क्या हम बीएड के साथ साथ अन्य कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे एमए कर सकते हैं, एमएससी या एमकॉम कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स आदि कर सकते हैं। तो इस संबंध में यहाँ क्या दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो बीएड कोर्स है ये रेगुलर कोर्स है, तो इसका ये नियम होता है कि आप एक साथ 2 रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आप बीएड ही करेंगे या फिर आप दूसरा जो भी आपका रेगुलर कोर्स है, एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स है, तो आप या तो दोनों में से एक ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ में प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ठीक है, इग्नू से कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड ओपन से कर रहे हैं, तब आप बीएड के साथ एमए, एमएससी या फिर एमकॉम जो भी होता है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आप प्राइवेट कर सकते हैं, ओपन से कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर कोर्स से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि प्रवेश परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा और किस प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी ये 2 पालियों में आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, ठीक है। पहली पाली में जो पेपर होगा उसे कहेंगे हम B1, ठीक है, और दूसरी पाली में जो पेपर होगा उसे हम कहेंगे B2। जो पहली पाली में पेपर हो रहा है वो होगा 2 घंटे का, और दूसरी पाली में होने वाला पेपर होगा 1 घंटे का, ठीक है। अब देखिए, जो पहली पारी मतलब B1 पेपर सेट में आपको जो पेपर हो रहे हैं, इसमें आपके 3 पेपर होंगे। इसमें जो पहला पेपर होगा वो होगा लैंग्वेज का पेपर, ठीक है। लैंग्वेज के पेपर में या तो आप हिंदी लैंग्वेज को चुन सकते हैं या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज को चुन सकते हैं। यह आप फॉर्म फिल करने के समय नहीं करेंगे, जब आपका पेपर होगा तब आपके पास OMR सीट आएगी, और तब आप OMR सीट में उसमें ऑप्शन से होंगे कि आपको इंग्लिश का पेपर देना है या फिर हिंदी का पेपर, ठीक है। ये पेपर सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के या फिर आर्ट्स के। जो लैंग्वेज वाला पेपर है इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। दूसरा पेपर जैसे पूछा जाएगा वो होगा जनरल नॉलेज और रीजनिंग से संबंधित। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। देखिए, इसमें 40 क्वेश्चन तो आपके जीके से पूछे जाएंगे और लगभग 9-10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरा पेपर जो इसमें है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब कि टोटल 50 अंकों का ये पेपर होगा, ठीक है। देखिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन होते हैं इसमें ऑप्शंस आपको लगभग सब एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन आपको एक आइडियल टीचर की तरह सोचना होता है। तो इस संबंध में आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैं यहाँ एप्टीट्यूड से संबंधित बहुत अच्छे से आपको ये पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। देखिए, जो B2 वाला पेपर है, तो दूसरी पाली में जो आपका पेपर होगा उसमें आपका एक ऑप्शनल पेपर होगा, मतलब कि जिसने अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स स्ट्रीम से किया है तो वो आर्ट्स वाला पेपर उसमें टिक करेगा, और जिसने अगर बीएससी की है तो वो साइंस ग्रुप का पेपर सॉल्व करेगा, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी कॉमर्स का है तो वो कॉमर्स ग्रुप का पेपर सॉल्व करेगा। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। और जो ये पेपर है ये पेपर होगा आपका 1 घंटे का। तो ये पेपर आपका टोटल होगा 200 मार्क्स का। जब 2020 से मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मेरा भी 200 मार्क्स का ही था, और मैंने लिखित पेपर में टोटल 154 मार्क्स इसमें पाए थे, और साथ में इसमें मेरा 10 नंबर का एनएसएस भी था, तो उसमें मेरे टोटल मार्क्स जो थे वो 164 हो गए थे, ठीक है। तो मुझे एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा मिल गया था, तब एसएसजे कैंपस कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर ही था, ठीक है। उसके बाद ये दोनों विश्वविद्यालय अलग अलग हो गए। अब एसएसजे का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है वो बाद में आएगा। तो आपको अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आप जनरल कैटेगरी से अगर संबंधित हैं तो कम से कम आपको 150 प्लस मार्क्स तो लाने ही होंगे, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी से संबंधित हैं जैसे एससी या एसटी ओबीसी, तो कम से कम आपको 145 प्लस मार्क्स तो लाने ही होंगे, ठीक है। तो इतने में आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं, खासकर जो बॉयज़ हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आप 160 प्लस का ही टारगेट रखना, ठीक है। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, बच्चों के मार्क्स सबके लगभग 145 140 ही आते हैं, ठीक है। लगभग मैं एवरेज बता रहा हूँ, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की भी। लेकिन क्या होता है, जो अधिमानी अंक होते हैं जैसे एनएसएस, एनसीसी, या किसी के पेरेंट्स अगर आर्मी में होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, अधिकतम 25 मार्क्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनकी कट ऑफ हाई चली जाती है, तो उनको वहाँ फ़ायदा हो जाता है। तो आपको मेहनत थोड़ा तो करनी होगी, ठीक है। तो 160 प्लस का आप टारगेट रखिए जो बॉयज़ हैं, और गर्ल्स में 150 प्लस का आप टारगेट रखिए जनरल कैटेगरी में। और जो एससी एसटी वाले हैं वो
145 प्लस का टारगेट रखेंगे, ठीक है। अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो 130 प्लस में आपके मार्क्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। 130 प्लस में आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात आती है, अगर कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए, कई ऐसे भी होते हैं वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज करने के अपने भी कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आपको इस प्रकार से बीएड करना है तो कम से कम आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं तो दोनों पेपर मिला के मतलब 200 में से आपको 80 अंक तो लाने ही होंगे, ठीक है। और अगर आप किसी कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको 54 मार्क्स तो लाने ही होंगे, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखना। अब बात करते हैं आरक्षण से संबंधित, ठीक है। आरक्षण से संबंधित कुछ सीटें रिजर्व होती हैं और टोटल जो सीट होती हैं वो होती हैं, जैसे हमारे एसएसजे कैंपस में सीट थी 55, ठीक है। तो यहाँ भी कितनी है, यहाँ भी 55 ही हैं, ठीक है। तो 55 में कुछ इसमें सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होती हैं, तो कुछ सीटें 30% सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं और कुछ सीटें एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्व होती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो जनरल बॉयज़ होते हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात भी नहीं है, जो है आपको पता ही है, ठीक है। स्थिति आपको पता है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। अगर कोई विद्यार्थी अगर दिव्यांग कैटेगरी में आता है और अगर वो कम से कम 40% अगर दिव्यांग है तो वो सीमो के द्वारा एक जो इनका सर्टिफिकेट बनता है तो वो बना के आप आवेदन कर सकते हैं। और इस प्रोस्पेक्टस के लास्ट में वो सर्टिफिकेट इन्होंने दिया हुआ है, प्रारूप दिया हुआ है, उस आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी का 60% प्लस अगर दिव्यांग है तो फिर उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ये भी इसमें जानकारी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि चर्म रोग से ग्रसित, हकलाने वाले, मूक बधिर विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन ना करें। देखिए इसमें जो अगला बिंदु है वो है अधिमान अंक। अधिमान अंक मतलब कि जैसे कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने खेल प्रतियोगिता में अपने स्कूल टाइम में या फिर अपने कॉलेज टाइम में नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या फिर जो अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता होती हैं उनमें प्रतिभाग किया होगा। और यदि आपने इसमें इंडिविजुअल मतलब कि आपने जो सिंगल, जैसे बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, तो ऐसे अगर आपने इंडिविजुअल आइटम में अगर आपने प्रतिभाग किया है और आपने वहाँ प्रथम स्थान प्राप्ति किया है तो आपको मिलेंगे 15 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्ति किया है तो आपको मिलेंगे 10 अंक, ठीक है। और इस प्रकार तृतीय में मिलेंगे 5 अंक। अगर आपने टीम आइटम में भाग लिया जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, यदि आपकी टीम जीती हो तो आपको मिलेंगे 15 अंक। और अगर आपकी टीम उपविजेता रही होगी तब आपको मिलेंगे 10 अंक। और आपने खाली प्रतिभाग किया है तब आपको मिलेंगे 5 अंक, ठीक है। इससे संबंधित आपको वहाँ सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। देखिए इसमें एक चीज़ और है, देखिए हो सकता है आपने इंडिविजुअल स्तर पर, जैसे बैडमिंटन आप बहुत अच्छा खेलते हैं और आपने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान में प्राप्त किया है, और हो सकता है कि आप साथ में क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं और क्रिकेट में आपने कहीं स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर वहाँ पर भी आपने फर्स्ट या सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। तब आप ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही आइटम पर ये नंबर दिए जाएंगे, या तो फिर आपको टीम आइटम में नंबर दिए जाएंगे या फिर आपको इंडिविजुअल, मतलब कि दोनों आइटम में आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में या तो आप वहाँ पर अपना या तो बैडमिंटन वाला सर्टिफिकेट ही लगाएंगे या फिर अपना क्रिकेट वाला ही लगाएंगे, ठीक है। दोनों नहीं लगा सकते, आपका एक ही माना जाएगा। देखिए इसके साथ ही इसमें दिया गया एनसीसी, एनएसएस या फिर स्काउट और गाइड में अगर यदि आपने कभी प्रतिभाग किया हो तो इसमें आपको कितने मार्क्स से मिलेंगे। देखिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो तब आपको मिलेंगे 15 अंक। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तब आपको मिलेंगे 10 अंक, ठीक है। और जो एनएसएस है, एनएसएस में अगर आपको बी और सी सर्टिफिकेट मिला है तब आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। एनएसएस में आपने जब स्कूल में पढ़ते होंगे या फिर आपने कॉलेज में एक विशेष शिविर जाता है, विशेष शिविर या तो 7 दिन का होता है या फिर 10 दिन का होता है। यदि आपने विशेष शिविर किया है और आपने 2 विशेष शिविर किए हैं तब आपको मिलेंगे 15 अंक। अगर आपने एक विशेष शिविर किया है तब आपको मिलेंगे 10 अंक। लेकिन आपने अगर कोई भी विशेष शिविर नहीं किया है लेकिन आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है तब आपको मिलेंगे 5 अंक, ठीक है। इसके साथ ही इसमें स्काउट गाइड से संबंधित है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मिलेंगे 15 अंक, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मिलेंगे 10 अंक, और यदि आप गुरुपद व ध्रुपद प्रवेशार्थी हैं तब आपको मिलेंगे 5 अंक, ठीक है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, अगर किसी के पेरेंट्स सेना में हैं तो उन्हें भी कम से कम 15 मार्क्स से मिलेंगे, ठीक है। अगर आप खुद अगर सेना में हैं या फिर यदि आपके पेरेंट्स सेना में हैं तो पुत्र, पुत्री या फिर पत्नी, ठीक है, अगर किसी के पति भी अगर सेना में हैं तब भी उनकी पत्नी को कम से कम 15 मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक है, अधिमानी अंक मिलेंगे। और इसके बाद अगर आपके पेरेंट्स पुलिस में हैं, ठीक है, पीएससी में हैं, बीएसएफ में हैं या फिर एसएसबी, आईटीबीपी
और सीआरपीएफ और होमगार्ड। इसमें अगर कोई भी अगर किसी के पेरेंट्स अगर इससे संबंधित हैं तब भी आपको 15 अंक मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ पुत्र और पुत्री को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर किसी के अगर पेरेंट्स सेना में हैं, ठीक है, आर्मी में है, जो मैंने अभी ऊपर बताया, तो आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो कमांडिंग ऑफिसर सचिव जिला सैनिक बोर्ड, हर जिले में एक जिला सैनिक बोर्ड होता है, तो यहाँ से आपका सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। और अगर ऐसी कोई महिला है जो विधवा है, तलाकशुदा है या फिर पति त्यागता है, तो उन्हें भी 15 अंक इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको एक नोटरी बनानी पड़ेगी, तो आप बना लीजिएगा अगर कोई इस प्रकार से संबंधित हैं तो। और इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि बीएड हेतु अधिकतम अधिभार 25 अंक। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो एनएसएस वाले भी होते हैं, एनसीसी वाले भी होते हैं, खेल से संबंधित भी होते हैं, और उनके पेरेंट्स भी आर्मी में होते हैं, तो वो सारे सर्टिफिकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई अगर विद्यार्थी हैं तो कम से कम आपको सारे सर्टिफिकेट लगा दीजिए, लेकिन आपको अधिकतम 25 अंक ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए, और जो नीचे यहाँ डिटेल दी गई है ये आपको मैं समय समय पर चैनल के माध्यम से बताई दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोग तैयारी करेंगे कैसे। तो आप लोग सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल में मैंने बीएड से संबंधित बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। 2015 से लेकर 2022 तक के मैंने प्रीवियस पेपर इसमें सॉल्व कराए हुए हैं, और न सिर्फ प्रीवियस पेपर सॉल्व कराए हैं बल्कि एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी मुझे फैक्ट पता होते हैं उन फैक्टों को भी मैंने इसमें बताया हुआ है, क्योंकि प्रश्न आपके कहीं से पूछ सकता है, ठीक है। और इस वीडियो के आई बटन में और एंड स्क्रीन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, तो आप उन प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण बातें, और इसके साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे मैं चैट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दे दूँगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।